तो हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, दैट इज वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम करने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट 3। जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 इस क्लास के बाद ज़रूर कर लें। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं किया है, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको ये टॉपिक समझ में आने वाला है जिसने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर रखा है। लेकिन कोई नहीं, पार्ट 3 समझने की आप कोशिश करो, ठीक है। मैं सारी की सारी चीज़ें कुछ बता दूंगा, बेसिक्स बता दूंगा, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। लेकिन मेक श्योर कि आप क्लास के बाद इसको ज़रूर देख लो, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट बाद में अगर इस वीडियो को हमारे यूट्यूब पे देखेंगे सम टाइम, तो गाइज आप मेक श्योर दैट यू मस्ट वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर रिपोर्टेड स्पीच, जो कि आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा 6 to 12th क्लास इंग्लिश ग्रामर के, जो कि प्लेलिस्ट सेक्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो यार पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर हमने क्या करा था, हमने रिपोर्टेड स्पीच को मैंने एक और नाम दिया था जो कि था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मैंने ये नाम दिया था। अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, उसके जितने भी रूल्स होते हैं उसी के बेसिस पे हमारा रिपोर्टेड स्पीच भी होता है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन, ये नाम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो काम है वो एक ही है। और मैंने पार्ट 1 में बता भी रखा है कि इसका काम क्या होता है, बेसिकली किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अभी हम इस एस्पेक्ट से चल रहे हैं कि भाई अगर डायरेक्ट स्पीच में हमारे को कोई सेंटेंस गिवन है, अगर हमारे को डायरेक्ट स्पीच में कोई भी सेंटेंस गिवन है, लेट्स से हमारे को गिवन है राम सेड टू श्याम इन्वर्टेड कॉमा में आर यू कमिंग विद मी क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ये हमारे को यहाँ पे गिवन है। अब इसे क्या करना है, हमारे को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है। तो क्वेश्चन इज कि हमें इसे किसी में अगर चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें चेंज करना है। तो जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ये हमारा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे चेंज होगा कैसे नहीं होगा ये मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुने जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं अभी। ओके, तो दोस्तों सबसे पहली चीज मैंने ये बताई थी कि जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो, पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी बता चुका हूं कि हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इन्वर्टेड कॉमा जो हमारे को यहाँ पे दे रखा है, इस इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो किस कैटेगरी में है, सेंटेंस कौन सी कैटेगरी में है। हमने पार्ट 1 और 2 के अंदर असर्टिव सेंटेंसेस की जो कैटेगरी थी वो ऑलरेडी कर ली थी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। आई होप आप लोगों को पहले से पता होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे वो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों जहां पे क्वेश्चन मार्क आता है सेंटेंस में। आप देख सकते हो रिपोर्टेड स्पीच, ये जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो आप इस रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आने का मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क आने का मतलब सिंपली बस यही है कि ये हमारा इंटरोगेटिव स्पीच है, एक तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जब भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा और हमारे को इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होंगे मैं उनकी बात करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो सेड है, ये जो सेड लिखा हुआ है यहाँ पे, राम सेड टू श्याम, ये जो सेड है ये हमारा क्या है, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है। क्या है ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब। कभी भी डायरेक्ट स्पीच हमारे को गिवन होती है तो उस डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सेड होता है वो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है। और जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सेड ही आएगा, हो सकता था कि यहाँ डायरेक्ट स्पीच में आपको सेज दे रखा होता, ठीक है। हो सकता है कि अगर यहाँ पे आई आता तो आई की जगह आई के साथ से दे रखा होता, क्योंकि हमारा जो आई है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेज भी हो सकता है, से भी हो सकता है, यहाँ पे सेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं यहाँ पे सेड है। तो ध्यान रखो जब भी हमारी कैटेगरी कौन सी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस की। जो मैंने पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 कराया था उसमें ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसको चेंज करने का मैंने अलग रूल बताया था कि कैसे हम सेड को चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सेड को चेंज करने का अलग तरीका होता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, सेड को हम चेंज कर देते हैं, मैं बता देता हूं, सेड को हम चेंज कर देते हैं किसके अंदर, आस्क्ड में। किसमें चेंज कर देते हैं हम सेड को, आस्क्ड के अंदर चेंज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना कि अगर सेड हमारा आस्क्ड के अंदर चेंज हो जाएगा, सेड किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो से है और सेज है, से और सेज,
अब से और सेज का मतलब क्या कि भाई जो से है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है या फिर आई के साथ यूज होता है, आई वी यू दे प्लूरल। और सेज हमारा कौन से सब्जेक्ट के साथ आता है, नेम ही शीट सिंगुलर। तो कुछ भी हो सकता है, से हो सकता है, सेज हो सकता है। कहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे सेड की जगह से सेज भी हो सकता है। लेकिन फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको किस में चेंज कर देंगे, या तो आस्क में कर देंगे या फिर हम आस्क में कर देंगे। मतलब या तो सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी। समझ में आया? ठीक है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को कैसे करना है, एक बार समझ जाओगे आप। जैसे मान लो ये इनडायरेक्ट स्पीच है, मुझे इसे चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले क्या आया, राम। ठीक है, इसको सेम लिखेंगे। अब सेड का चेंज किसमें होता है, आस्क्ड में। तो इट विल बिकम राम आस्क्ड। सेड का चेंज कर दिया आस्क्ड में हमने, राम आस्क्ड। अब टू हट जाएगा और डायरेक्टली लिखना है श्याम। टू हट जाएगा, डायरेक्टली क्या लिखना है हमें, श्याम लिखना है। ठीक है, राम आज श्याम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि सेड हमने कैसे चेंज किया। सेड का चेंज हमने सिंपली किस में कर दिया, आस्क में कर दिया। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में पार्ट 1 2 में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं कि रिपोर्टेड वर्ब को कैसे चेंज करना है। होप आप लोगों को पता होगा। अब दूसरा ये है कि जब असर्टिव सेंटेंस वाली कैटेगरी हम कर रहे थे तो मैंने बताया था कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा होता है इसका चेंज हम दैट में करते हैं। जो पहले पार्ट 1 और 2 हमने किया है उसके अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमा का चेंज किसमें किया था, दैट में किया था। लेकिन यहां पे इन्वर्टेड कॉमा का जो चेंज होता है दोस्तों वो किसमें होता है, इफ में होता है। किसमें होता है, इफ में होता है। या तो इफ में होता है या फिर वेदर में होता है। या तो इफ करना है यूज या फिर क्या करना है, वेदर। किसकी जगह पे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बात। ठीक है, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन मैं भी बता रहा हूं। अब देखो, जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपके आते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या चाहिए, क्या होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, और इनडायरेक्ट में हमें कैसे कन्वर्ट करना है उसको। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहली चीज, जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनता है, किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनता है, तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच में स्ट्रक्चर का मतलब समझो, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इस इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस आ रहा है ना, ये इंटरोगेटिव है। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखो। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर यू क्या है, सब्जेक्ट, कमिंग क्या है, वर्ब, फिर विद मी के साथ जो मी मेन आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहां देखा जाए तो डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच आ रही है, ये इन्वर्टेड कॉमा में जो रिपोर्टेड स्पीच है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये किससे इंटरोगेटिव बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है पहले, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है प्लस क्वेश्चन मार्क आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव किससे बनता है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और दूसरा किससे बनता है, WH से बनता है। किससे बनता है दूसरा हमारा, WH से। ध्यान से सुनना मेरी बात, एक सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से बनता है और दूसरा हमारा बनता है WH फैमिली वर्ड से। अब ये WH फैमिली क्या होती है भाई, आई होप किसी को पता होगा यहाँ पे WH फैमिली क्या होती है। वो वर्ड्स जो डायरेक्टली हमारे सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं और W और S से स्टार्ट होते हैं मेनली, जैसे why, what, where, when, which, who, whom, whose, how, H से how होता है। ठीक है, इस वाली कैटेगरी में हमारा रूल क्या होता है, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, फिर क्या आता है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब। एक मिनट मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, पहले WH फिर हेल्पिंग वर्ब। अभी देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो हुआ कैसे, अब ध्यान से सुनना। हेल्पिंग वर्ब कैटेगरी का एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये सेंटेंस देखो, आर यू गोइंग होम, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव है। आपको कैसे पता चला ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, सीधी सीधी बात है ना। अब इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से क्यों है, क्योंकि देखो आर ये हेल्पिंग वर्ब होती है। आप सबको पता है कि आर एक हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, इज, एम, आर, ये सारी की सारी क्या है, आपकी हेल्पिंग वर्ब है। फिर उसके बाद देखो सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो ऊपर मैंने हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर दे रखा है पूरा का पूरा, ये सेम फॉलो हो रहा है नीचे की तरफ। और WH फैमिली केस में कैसे आएगा, देखो जैसे मैंने बोला, आर यू गोइंग होम की जगह मान लो सेंटेंस लिखा होता है इन्वर्टेड कॉमा में, व्हाई आर यू गोइंग होम। क्या लिखा होता है, व्हाई आर यू गोइंग होम। तो ये क्या होता, WH से बन रहा होता है इंटरोगेटिव। समझ में आई मेरी बात, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, व्हाई आ रहा है।
और एक और तरीका है ध्यान रखने का कि जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर यस या नो के अंदर होता है, जैसे आर यू गोइंग होम, अगर मैंने पूछा कि क्या तुम घर जा रहे हो, आपका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या नो होगा, तो हमेशा वो सेंटेंस इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला ही होता है, क्योंकि जब भी हमारे क्वेश्चन का आंसर यस या नो होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब वाला केस है। और जब भी हमारे से कोई क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है तो वो WH वाला होता है। जैसे मैंने बोला व्हाई आर यू गोइंग होम, तो आप आंसर ये नहीं दे सकते यस या नो, यू विल हैव टू आंसर यस आई एम गोइंग होम बिकॉज नाउ इट्स इट्स लेट फॉर मी, नाउ इट्स लेट फॉर मी, यू आर एक्सप्लेनिंग हियर, आप एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये WH वाला केस है। नाउ लेट मी आस्क, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के साथ पूछना चाहता हूं, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच है यहाँ पे, ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा है, डू यू नो माई नेम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये डायरेक्ट स्पीच है। हार्दिक मुझे आप बताओ, ये सेंटेंस जो बन रहा है इंटरोगेटिव, इसमें रिपोर्टेड स्पीच वाला जो पार्ट है, डू यू नो माई नेम, ये हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा है या WH से, जल्दी से बताओ। हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है, क्लियर है ये चीज, ठीक है, ओके। अब जब मैं इसे इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा तो कैसे करूंगा ये बाद में मैं बात करता हूं, ठीक है। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच हमारे को दे रखी है, मान लेते हैं यहां पे, दैट इज यू सेड इन्वर्टेड कॉमा हु आर माई फ्रेंड्स, who are my friends here, question mark, inverted comma, close। साची टेल मी, ये वाला कौन सा कैटेगरी है, WH या हेल्पिंग वर्ब? ये वाली कैटेगरी आपकी कौन सी है, WH वाली है। क्यों है WH वाली है, क्योंकि यहां पे हु आ रहा है, समझ में आया, क्लियर। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब इसका भी इनडायरेक्ट बनाएंगे। अब ध्यान क्या रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है कि जब भी हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव बन रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो डायरेक्ट स्पीच में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। यहां पे देखो डायरेक्ट स्पीच में ये इन्वर्टेड कॉमा में जो स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, वो कौन सा वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ये वाला, ये जो मैंने यहां पे सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। और WH वाले केस में ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, देखो यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है ना, यहां पे नीचे देखो, ये हु आर माई फ्रेंड्स हियर, बस यहां पे वर्ब नहीं आ रही है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सेम फॉलो हो रहा है जो ऊपर दे रखा है। लेकिन हमेशा ही ध्यान रखना, जब मैं इस हेल्पिंग वर्ब वाले केस को इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, किस में चेंज करूंगा, इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा। डायरेक्ट स्पीच से मैं किस में चेंज करूंगा, इनडायरेक्ट में चेंज करूंगा, ठीक है। तो मेरा स्ट्रक्चर पता है क्या बन जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, पहले हेल्पिंग वर्ब, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं तो हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाता है। क्या आ जाता है क्वेश्चन मार्क की जगह, फुल स्टॉप। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लो यहां आर यू गोइंग होम आ रहा है ना, यहां पे आर यू गोइंग होम, तो इसके अंदर क्या होगा कि हमारा यू जो है वो चेंज होके आगे आ जाएगा और आर पीछे चला जाएगा, और बाकी सारे चेंजेस जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे वो सारे फॉलो होंगे। जैसे टेंस का चेंज मैंने बताया था, पर्सन का चेंज मैंने बताया था, वो सेम फॉलो होंगे। जिस बच्चे ने देख रखा होगा तो उसको तो पता होगा, अदरवाइज दिक्कत आपको हो सकती है। कोई नहीं, मैं समझाता हूं, एक बार देखो। चलो अब मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। देखो जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, राम सेड टू श्याम आर यू कमिंग विद मी, ठीक है। अब सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सेड का चेंज आस्क में हो जाएगा, तो आपने देखा कैसे होगा, है ना। अब टू जो है उसको हटा देना है, टू हट गया, डायरेक्टली श्याम आ गया। अब मैंने क्या बताया, इन्वर्टेड कॉमा जो है वो इफ या वेदर में चेंज हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाएगा, इफ या वेदर के अंदर। लेकिन ये वाला जो इफ या वेदर चेंज जो होता है वो सिर्फ तभी चेंज होता है जब हमारा सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव बन रहा है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बन रहा है तभी हम इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करते हैं भाई, तभी हम ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हम चेंज करते हैं किसमें, इफ में या फिर वेदर में।
लेकिन सिर्फ तभी चेंज करते हैं इफ या वेदर के अंदर जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव किससे बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव WH से बन रहा है, किससे बन रहा है, WH, मतलब हु, व्हाई, व्हाट, ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर उस केस के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा है हमारा, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, बल्कि उसकी जगह हम कुछ नहीं लिखते, हम कोई भी चीज नहीं लिखते। मैं समझाता हूं कैसे, देखो राम आज शाम, अब मैं इफ लगा देता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि ऊपर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा। लेकिन यू हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, मैंने बताया था ना पार्ट 1 और आई थिंक पार्ट 2 में मैंने ये चीज बताई थी कि यू हमारा जो है वो सेकंड पर्सन है। यू हमारा कौन सा पर्सन है बेटा, जिस बच्चे ने भी नहीं देखा है पार्ट 1 और 2 वो जरूर देख लेना, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और मैंने पार्ट 2 में बताया था कि जो सेकंड पर्सन होता है वो हमारे रिपोर्टेड वर्ब के आगे जो ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट पता है क्या है, शाम है ये। तो यू सेकंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है शाम, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसका मतलब यू का चेंज हमारा किस में हो जाएगा, शाम में हो जाएगा। यू का चेंज हमारा किस में हो जाएगा, शाम में हो जाएगा। और शाम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इफ ही, क्या लिख सकता हूं, ही। समझ में आया, आगे देखो। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट पहले आता है और उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। और हेल्पिंग वर्ब का भी चेंज मैंने बताया था टेंस के चेंज के अंदर कि इज एम आर का चेंज किस में हो जाता है, वॉज वर्ब में हो जाता है। तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज। इफ ही वॉज कमिंग विद, अब ये देखो मी आ रहा है। मी आपका कौन सा पर्सन है, जल्दी बताओ, हार्दिक कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हार्दिक जल्दी बताओ। क्या बात है, क्या बात है बेटा, यू सेकंड पर्सन भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और फर्स्ट पर्सन भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। भाई याद नहीं है ना, मैंने ये चीज भी लिखवाई थी, SON, हाँ वेरी गुड। मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन हमेशा ये S मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन हमेशा नो चेंज। अब ये मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट बिफोर रिपोर्टेड वर्ब। मतलब कि ये जो सेट दे रखा है इससे पहले जो सब्जेक्ट है, मतलब राम। क्या मैं मी की जगह राम लिख सकता हूं, क्या यहां पे राम आ सकता है, राम नहीं आएगा यहाँ पे, यहां राम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मी जो है अगर वो राम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो राम के लिए प्रोनाउन हमारा कौन सा यूज हो सकता है, जल्दी बताओ गाइस, कौन सा प्रोनाउन आ सकता है राम की जगह, ही आ सकता है। लेकिन ही का हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हिम, क्यों, क्योंकि मी भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इसीलिए हमारे को ही की जगह यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, हिम यूज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप बताया अभी मैंने ऊपर, हाँ ये देखो क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप बताया है, ये आएगा फुल स्टॉप। समझ में आया, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया भाई पार्ट 1 पार्ट 2 सही तरीके से देखना पड़ेगा, तभी ये पार्ट 3 क्लियर होगा, ठीक है। और इस वाले केस में भी देखो, जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे। अरे यार मैंने अच्छा ऊपर लिख दिया है, चलो कोई नहीं। WH फैमिली का डायरेक्ट देख लो भाई, WH फैमिली का जो डायरेक्ट है उसका रूल ये होगा, ठीक है। और WH फैमिली का जब इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, कैटेगरी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारा रूल क्या चेंज होगा पता है, कोई बताएगा, बताओ, पता है किसी को तो, WH आएगा पहले, सबसे पहले क्या आएगा WH, फिर सेम सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद प्लस फुल स्टॉप, ये होगा। समझ में आ गई बात। अब देखो मैं लिख के दिखाता हूं तब समझ में आएगी। ये WH सेम रहेगा, सबसे आगे रहेगा WH, डायरेक्ट में भी WH आगे रहेगा। जैसे देखो मैं एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये देखो हु आर माई फ्रेंड्स, पहले WH आ रहा है डायरेक्ट में, फिर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है माई फ्रेंड्स, फिर वर्ब की जगह डायरेक्टली हियर आ गया यहाँ पे, है ना। अब जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में भी क्या होगा, इनडायरेक्ट के अंदर भी पहले WH ही आएगा, मतलब हु का हु ही आएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा हु के बाद, ठीक है। क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब देखो कैसे करेंगे,
और एक और चीज, इन्वर्टेड कॉमा का नो चेंज लिख रखा है मैंने, ये चीज ध्यान रखना कि इन्वर्टेड कॉमा का मैंने क्या लिख रखा है, नो चेंज। ठीक है, चलो भाई देखो आ गया, जैसे यू सेड का क्या होगा, सेड का चिन्ह किसमें होगा बताओ, जल्दी बताओ, सेड का चिन्ह किसमें होगा बच्चों। इन्वर्टेड कॉमा का चेंज होगा, क्या बताया था मैंने अभी, WH में चेंज होगा या नहीं होगा इन्वर्टेड कॉमा। अभी मैंने बताया था, आप लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, कुछ कहने की याद नहीं है। नो चेंज बताया था ना अभी मैंने, तो फिर डाउट क्यों है। डियर आप अभी आए हो, क्लास के अंदर एंटर हो रहे हो, प्लीज आपको टाइम पे आना है अगली क्लास से, अदरवाइज आई वोंट अलाउ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, रिमेंबर दिस थिंग। सबसे पहले क्या आएगा, WH, देखो यहां पे सबसे पहले WH, फिर WH के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हु आ गया, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, माय फ्रेंड्स। माय फ्रेंड कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जिन जिन ने फर्स्ट ये वीडियो देखी है ना, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इन लोगों ने सही से नहीं देखा, कुछ भी पता ही नहीं है तुम लोगों को। माय फ्रेंड कौन, बेटा थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में मैंने लिखवाया आई और वी, और सेकंड पर्सन में लिखवाया है सिर्फ यू। थर्ड पर्सन में मैंने लिखवाया है नेम, ही, शी, इट और दे। माय फ्रेंड्स के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, दे आता है ना, तो ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का चेंज नहीं होगा। हु माय फ्रेंड्स, डायरेक्टली ये सेम आ जाएगा। और इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी उसके बाद, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है चेंज में, पहले WH, फिर सब्जेक्ट आ गया चेंज होके, अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इज एम आर का चेंज किसमें होता है, टेंस में, बताओ। आर की जगह नीचे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद, आर की जगह क्या आएगा, वर आएगा। इज एम आर का चेंज वॉज वर में होता है। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने पार्ट 1 2, ये तुम पता है बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं इग्नोरेंस कर रहे हो। अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो जो माइंड में आंसर आ रहा होता है आपको उस आंसर को देना है। आप कभी भी ये मत सोचा करो गलत होगा या सही होगा। कितनी बार आंसर सही होता है आपका, लेकिन आप लोग माइंड में ही रख लेते हो उस आंसर को। हमेशा आंसर देना है। जब तक आंसर नहीं दोगे पता कैसे चलेगा किसको आ रहा है समझ में, किसको नहीं आ रहा है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो देखनी है तो वीडियो देखनी है। वो मैंने इवन ड्रॉप भी किया था मैसेज कि भाई पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना है, थर्ड पार्ट हम करेंगे। उसके बावजूद कई बच्चों ने नहीं देखी है पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 देखोगे और फिर पार्ट 3 को समझोगे तो जाके समझ आएगा ये। ऐसे ही इसका होगा। हार्दिक पता है तुम्हारे को इसका चेंज क्या होगा? हाँ, जवाब ही नहीं आएगा किसी का। ओके, ही आस्क्ड मी इफ। अब यहां पे क्या है, इन्वर्टेड कॉमा। इफ में क्यों चेंज हुआ यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये इंटरोगेटिव डू से बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है। और जब भी हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनता है तो मैंने बताया इन्वर्टेड कॉमा का चेंज इफ या वेदर में होता है। तो ये हो गया। सेड का चेंज आस्क में हो गया, इतना बताया आप लोगों को। उससे आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अब पहले क्या आता है, मैंने बताया अभी अभी यहाँ पे देखो कि जब भी हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम पहले किसको यूज करते हैं? सब्जेक्ट को यूज करते हैं। तो हमने यू को चेंज किया। यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ आई लगाया है। फिर हेल्पिंग वर्ब आ सकती है तो हम डायरेक्टली डिड लगा सकते हैं यहाँ पे। इफ आई डिड, फिर डायरेक्टली नो। अब चाहो तो आप डिड लगा सकते हो और उसके बाद नो, या फिर आप डायरेक्टली डिड हटा के यहाँ पे सेकंड फॉर्म न्यू भी लगा सकते हो। इफ आई न्यू। अब यहाँ क्या आ रहा है? फर्स्ट पर्सन माय। अब माय फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इट मींस ही के अकॉर्डिंग। तो माय की जगह यहाँ पे आएगा हिज, फिर नेम, फिर फुल स्टॉप। इस तरीके से होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक।
गाइस जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस क्लास को देख रहे हैं, जो भी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, मेक श्योर गाइस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को हिट जरूर करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करें, तो काइंडली रजिस्टर योरसेल्फ इन अ पेड कोर्स, जिसमें रिकॉर्डेड वर्जन के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। उसकी फीस सिर्फ 500 है और लाइव कोर्स के लिए 1000 रुपीज फीस है कंप्लीट कोर्स की, एंड यू विल गेट सो मेनी थिंग्स। सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर दैट इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। और मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। और जो स्टूडेंट्स गूगल मीट पे अभी देख रहे हैं गाइस, जितने भी हैं, सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको सबको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्लासेस को सीरियसली लो। जब तक क्लासेस को तुम सीरियसली नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला आपका।